हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक डबराल और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स विद डबराल सर। आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का, जो कि आपके एक्चुअल लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बजट से रिलेटेड है। हमारे देश में बजट कैसे बनाया जाता है, किस किस तरीके से एस्टिमेशंस होते हैं, वो जल्दी से हम इसमें समझते हैं। तो गवर्नमेंट बजट, जो कि मैक्रो में 6 मार्क्स का चैप्टर है बोर्ड्स में, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, यूके बोर्ड हो, हर जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? इट इज अ रिटन स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट इज अ रिटन स्टेटमेंट showing estimated receipts and expenditures of the government for the coming fiscal year। आने वाले साल के लिए जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होने वाले हैं, जितनी भी सरकार के पास इनकम्स आने वाली हैं, रिसीट्स आने वाली हैं, उन सब के एक रिटन स्टेटमेंट को बोला जाता है गवर्नमेंट बजट। देखिए, जैसे हम घर में इंडिविजुअली बजट बनाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आने वाला है, कहां कहां से हम गेन्स करेंगे, कहां कहां से हमारे पास इनकम्स आएंगी और हमारे एक्सपेंडिचर्स कहां कहां होने वाले हैं, हमारे खर्चे कहां कहां होने वाले हैं। सेम मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट भी खर्चों को ऐसे ही प्रिपेयर करती है। तो आपके पास एक पार्ट आ जाएगा रिसीट्स का, कहां से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा कहां कहां से आ रहा है और गवर्नमेंट उस पैसे को कहां कहां खर्च कर रही है। देखिए, पैसा लोगों का है, सरकार लोगों ने बनाई है, तो लोगों को पता होना जरूरी है कि गवर्नमेंट उस पैसे का क्या कर रही है। इसीलिए सब कुछ हर साल डिस्क्लोज किया जाता है आने वाले साल के लिए। हमेशा बजट आप फ्यूचर के लिए बनाओगे, ऑब्वियसली पास्ट के लिए बना नहीं सकते, प्रेजेंट के लिए बना नहीं सकते, आप हमेशा फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं। सो फॉर दैट गवर्नमेंट एक रिटन स्टेटमेंट जारी करती है और इसे बनाता कौन है? इसे बनाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। तो उन्होंने इस साल का बजट भी पेश किया था। तो आई होप सबको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी गवर्नमेंट बजट की, कि जितने भी हमारे पास रिसीट्स आने वाली हैं और जितना भी खर्चा होने वाला है उसका एक रिटन स्टेटमेंट है, उसे बोला जाता है गवर्नमेंट बजट। ये हर साल निकाला जाता है और ये निकाला जाता है 1 फेब ऑफ एवरी ईयर। गवर्नमेंट बजट डिस्क्लोज होता है 1 फेब ऑफ एवरी ईयर और इस गवर्नमेंट बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई बार एक नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज द अदर नेम फॉर गवर्नमेंट बजट, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इसका दूसरा नाम है। अब बजट जो है वो बहुत सारे तरीके के हैं। सेंट्रल लेवल पे बजट अलग निकलता है, स्टेट लेवल पे बजट अलग निकलता है, लोकल लेवल पे अलग बजट निकलता है, बट हियर वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूनियन बजट, दैट इज सेंट्रल बजट। हम लोग सेंट्रल बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बजट, जैसे कि आपने देखा अभी कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स दो ही पोर्शंस हैं बजट के। कहां गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, कहां से रिसीट्स आने वाली है, पैसा कहां से आने वाला है और कहां उस पैसे को सरकार खर्च करने वाली है। तो बजट रिसीट्स क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। जहां से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आने वाला है वो सब कलेक्टिवली बजट रिसीट्स कहलाता है। अब बजट एक्सपेंडिचर क्या है? ऑल द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स of the government on different development and non-development programs। सरकार जितना भी खर्चा करने वाली है एक साल के अंदर अंदर, वो सारे के सारे खर्चों का टोटल, एस्टिमेटेड टोटल बजट एक्सपेंडिचर्स के अंदर आ जाता है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। दो पोर्शन हो गए, दो कंपोनेंट्स हो गए। बजट रिसीट्स, कहां से पैसा आ रहा है सरकार के पास फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, एंड बजट एक्सपेंडिचर्स, कहां सरकार उस पैसे को लगाने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स जिसने पढ़ी होगी तो वो जानता है रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, बट फिर भी मैंने इसे कंसीडर किया है यहां पे। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली ऑफ रिकरिंग नेचर। बार बार होने वाली ट्रांजैक्शंस को रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस बोलते हैं।
और ये ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, नो इफेक्ट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के किसी एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस नहीं करेगी ऐसी ट्रांजैक्शन। बार बार होने वाली ट्रांजैक्शन और जो बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं डालती वो ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं। जबकि कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? वो सारी ट्रांजैक्शंस जो नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, जो बार बार नहीं की जाती हैं, एंड इट डज इफेक्ट द बैलेंस शीट, जो एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। तो रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट मिनिस्ट्री जो बनाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जब बनाती है, उससे ठीक एक महीने पहले गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एक हलवा पार्टी रखती है जिसमें सारे के सारे जितने भी सेक्रेटरीज होंगे, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होंगे इन्वॉल्व गवर्नमेंट बजट बनाने में, पॉलिसी मेकिंग करने में, वो सब लोग एक हलवा पार्टी करते हैं लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके बाद वो एक तरीके से समझ लीजिए आप अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट ना डाल सके गवर्नमेंट बजट पे, तो इसीलिए वो ज्यादा मिलना जुलना उसके बाद बंद कर देते हैं और सीधा 1 फेब को वो डिस्क्लोज किया जाता है। दूसरी बात, ये डिस्क्लोज हो रहा है 1 फेब ऑफ एवरी ईयर, हर साल हो रहा है, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब से होगा? वो होगा फिस्कल ईयर से। तो फिस्कल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च को से ये लागू होगा। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा 31 मार्च तक के लिए। लेकिन खत्म होने से पहले, एक बजट खत्म होने से पहले आप दूसरे बजट की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब समझते हैं बजट रिसीट्स के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। तो बजट रिसीट्स, मनी रिसीट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, सरकार के पास जहां से भी मनी रिसीविंग्स आ रही है, पैसा आ रहा है, वो सारे के सारे सोर्सेस यहां पे आ जाएंगे। अब यहां पे 2 तरीके के सोर्सेस है, सरकार के पास 2 जगह से पैसा आता है। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स और एक होती है कैपिटल रिसीट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस बार बार आने वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, बार बार होने वाली ट्रांजैक्शंस, और कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो नॉन रिकरिंग होंगे, जो बार बार नहीं होती। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं डालती और करंट कैपिटल ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट पे जरूर इफेक्ट डालती हैं। तो अभी फिलहाल हम पहले रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स है क्या? ऑल दोज मनी रिसीट्स विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स। ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी मनी रिसीट्स जो ना ही मेरे लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और ना ही मेरे लिए कोई एसेट रिड्यूस कर रही है। कोई गवर्नमेंट का एसेट नहीं कम हो रहा है और कोई लायबिलिटी बढ़ नहीं रही है। ऐसी रिसीविंग्स गवर्नमेंट के लिए क्या कहलाएंगी? रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने पैसा कमाया तो वो सरकार का खुद का पैसा है, या गवर्नमेंट ने किसी तरीके का सामान बेच करके पैसा लाया, वो भी सरकार का खुद का पैसा है। उसके अलावा सरकार के पास कहीं से भी पैसा आ रहा है जो उसकी लायबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट का खुद का हो जाएगा, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएंगे। देखिए, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रही होगी और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा होगा। कोई लायबिलिटी बढ़ नहीं रही होगी, एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा होगा। कहां से, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है? तो सबसे पहला है टैक्स रिसीट्स। टैक्स से आने वाला पैसा किसी तरीके की लायबिलिटी नहीं बढ़ाएगा और ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करेगा। तो टैक्स 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, सबसे पहले तो टैक्स की डेफिनेशन क्या है? तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी ऑब्लिगेशन ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। एक कंपल्सरी पेमेंट है जो लोगों को देनी ही देनी है सरकार को, अगर वो टैक्स के दायरे में आते हैं तो।
अब टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है या हिंदी में जैसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, मैं आपकी इनकम पे टैक्स लगाऊंगा, आप अपने आप उस इनकम पे जो टैक्स देना होगा वो दोगे, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, जिसमें लायबिलिटी और बर्डन दोनों आप पे ही इंपोज है, तो उस टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो क्या लिखेंगे, वेयर liability and burden of payment imposed on same person। जिस पे टैक्स लगा है उसी को टैक्स देना है, लायबिलिटी भी उसी की है और बर्डन ऑफ पेमेंट भी उसी का है। गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स लगाया, आपको ही देना पड़ेगा, लायबिलिटी भी आपकी, बर्डन भी आपका। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट ने जिस पे टैक्स लगाया है वो उस टैक्स को किसी और पे शिफ्ट कर दे। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है जीएसटी का। जीएसटी देता कौन है, जीएसटी देता है शॉपकीपर, कोई भी प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन की लायबिलिटी होती है जीएसटी पे करना, लेकिन वो किससे वसूल लेते हैं उसे, वो वसूल लेते हैं कंज्यूमर्स से। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे लायबिलिटी थी प्रोड्यूसर्स की, लेकिन उस लायबिलिटी को उन्होंने बर्डन कर दिया किस पे, कंज्यूमर्स पे। तो इनडायरेक्ट टैक्स वेयर लायबिलिटी इज ऑन वन पर्सन बट द burden of payment can be shifted to other person। आपने उस लायबिलिटी के बर्डन को दूसरे पे शिफ्ट कर दिया, तो ये टैक्स है। तो टैक्स से जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी, कोई उधार नहीं है गवर्नमेंट का, और लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स, ना ही एसेट्स को रिड्यूस हो रही, ना कोई सरकार ने सामान बेचा और तब पैसा आ रहा है, कोई एसेट नहीं सेल आउट हुआ और कोई लायबिलिटी बढ़ी नहीं। ये हो गई आपकी टैक्स रिसीट्स। इसके अलावा आते हैं गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलावा रेवेन्यू रिसीट्स कहां कहां से आ सकती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स में क्या क्या आ जाएगा, फीस एंड फाइन्स, गवर्नमेंट जितना भी फीस एंड फाइन्स कलेक्ट कर रही है लोगों से वो। उसके अलावा इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनीज जितना भी पैसा कमा रही होगी वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू ही होगा। उसके अलावा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 3G या 4G स्पेक्ट्रम। सरकार टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को प्राइवेट कंपनीज को बेचती है, टेली कंपनीज को बेचती है और उससे भी रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट डोनेशंस आती है गवर्नमेंट के पास, गिफ्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा ग्रांट्स हो सकते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू ही है। और एक टर्म आती है यहां पे एस्चीट। तो एस्चीट क्या होती है, एक ऐसी इनकम गवर्नमेंट की जहां पे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है थ्रू द प्रॉपर्टी हुज लीगल हायर इज नॉट अवेलेबल। जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है वो जिसका कोई लीगल हायर, कोई मालिक अवेलेबल नहीं है, अननोन है वो प्रॉपर्टी, और उसको गवर्नमेंट अपने फायदे में इस्तेमाल करती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या हो जाती है, वो इनकम को टर्म दिया गया है एस्चीट। सरकार उस प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करती है, सरकार सिर्फ उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कोई एसेट में फर्क नहीं आया और कोई लायबिलिटी में फर्क नहीं आया। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेशल असेसमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, स्पेशल असेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी लोगों से पैसा कमा सकती है। जैसे कि आपके आसपास किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, बढ़िया रोड बना दी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पार्क्स बना दिया आसपास आपके घर के, तो आपके घर की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। एंड उसका एक पोर्शन ऑफ इनकम आप अगर सरकार को देते हैं, मान लेते हैं आपने वो घर बेचा और उसके बाद जो भी पैसा आया होगा
उस पैसे का कुछ हिस्सा सरकार को आप देते हैं, वो क्या है, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम स्पेशल असेसमेंट्स। सो दीज आर द एरियाज वेयर गवर्नमेंट कैन रिसीव मनी, और यहां पे कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। आई होप सबको रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि दो टर्म्स आती हैं, एक टैक्स रिसीट्स एंड एक नॉन टैक्स रिसीट्स। इसके बाद आते हैं हम लोग कैपिटल रिसीट्स में। तो कैपिटल रिसीट्स क्या है? ऑल दोज रिसीट्स विच either create liability or reduce assets of the government। ठीक है, यहां पे कोई एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए लिखा था नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट। यहां पे या तो लायबिलिटी बढ़ रही होगी या तो एसेट्स रिड्यूस हो रहे होंगे। तो ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं बेटा? तो 3 ट्रांजैक्शंस यहां पे आती हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हो गई सेल ऑफ एसेट। अगर गवर्नमेंट एसेट को सेल आउट करती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा लेकिन एसेट रिड्यूस हो जाएगा। देखिए लिखा था रिडक्शन इन एसेट, कुछ ना कुछ हो रहा होगा इन दोनों में से। एसेट रिड्यूस हो गया अगर आप गवर्नमेंट सेल आउट करती है किसी भी एसेट को, किसी भी प्रॉपर्टी को। इसके अलावा बोरोइंग्स, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स लेती है, उधार लेती है, चाहे वो पब्लिक से हो चाहे वो फॉरेन बोरोइंग्स हो, कहीं से भी बोरोइंग्स कर रही है, तो इट विल इंक्रीज द लायबिलिटी। यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी गवर्नमेंट की। क्लियर? इसके बाद आती है तीसरी ट्रांजैक्शन। तीसरी ट्रांजैक्शन है आपके पास रिकवरी ऑफ लोन्स। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट ने जो पैसा, मान लेते हैं किसी को पैसा दे रखा था गवर्नमेंट ने, आपने बैलेंस शीट देखी होगी, अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो वो हमारे लिए डेटर बन जाता है, डेटर्स। हम उसे एसेट साइड में लिख देते हैं। लेट्स से कोई लड़का है राहुल जिसने मेरे 10,000 रुपीज देने हैं, अब वो मेरे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। मैंने उसे एसेट साइड में लिख दिया डेटर्स के नाम पे कि इसने मेरे पैसे देने हैं। अब उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिए तो मुझे उसका नाम एसेट साइड डेटर्स से हटाना पड़ेगा, तो डेटर्स कम हो जाएंगे, मतलब एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। रिकवरी ऑफ लोन, अगर गवर्नमेंट का पैसा वापस आ रहा है तो पैसा तो आ रहा है लेकिन एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। कौन सा एसेट रिड्यूस हो रहा होगा? डेटर्स रिड्यूस हो रहे होंगे। ये वाला टर्म थोड़ा हमेशा एक टिपिकल सिचुएशन बना देता है बच्चों के लिए। तो आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अबाउट बजट एक्सपेंडिचर्स का। तो बजट एक्सपेंडिचर्स में बेटा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट एरियाज, जितना भी गवर्नमेंट कहीं पे भी खर्चा करने वाली है कलेक्टिवली, वो सारे खर्चे बजट एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं। जैसे बजट रिसीट्स में 2 कंपोनेंट्स थे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। बजट रिसीट्स के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ चल रही होगी तो साथ साथ में मैं आपको बोल भी रहा हूं, क्योंकि राइटिंग तो अब सुधरने वाली नहीं, इतने सालों से नहीं सुधरी तो अब क्या ही सुधरेगी। तो जितना भी हो सकता है साथ साथ में मैं बोल भी रहा हूं, तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो इन केस अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल भी रहा हूं, उस तरीके से लिख सकते हैं आप। वैसे तो ठीक ठाक समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है? all those expenditures
which neither create asset nor reduce any liability। सरकार के होने वाले ऐसे खर्चे जिससे सरकार किसी तरीके की रेवेन्यू, जिससे सरकार किसी तरीके का एसेट क्रिएट नहीं कर रही है और ना ही किसी तरीके की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। मतलब खर्चा हुआ लेकिन कुछ खरीदा नहीं गया, या बोल सकते हैं खर्चा हुआ लेकिन उधार नहीं चुकाया गया। ऐसे एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं गवर्नमेंट के लिए। देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं जो बैलेंस शीट पे असर नहीं डालेंगे, है ना, बैलेंस शीट पे असर नहीं डालेंगे। सबसे पहला खर्चा वेजेस एंड सैलरी पेमेंट। वेजेस एंड सैलरी पेमेंट, तो वेजेस एंड सैलरी कोई लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, इट इज एन एक्सपेंस। आपने अगर अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बैलेंस शीट में कोई लेना देना नहीं है वेजेस एंड सैलरी का। तो वेजेस एंड सैलरी की पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगी, इट इज एन एक्सपेंस। इसके अलावा अगर सरकार किसी तरीके का इंटरेस्ट चुका रही है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो कोई लायबिलिटी कम नहीं हुई इंटरेस्ट पे करने से। देखिए मेरे पे 10,000 रुपए का उधार था और उसका 10% ब्याज मुझे देना था, मतलब 1,000 रुपए ब्याज देना था, और मैंने ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट चुकाया, तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 तो उतने का उतना ही है ना, तो लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। फिर थर्ड पॉइंट आता है परचेज ऑफ डिफेंस गुड्स। ये भी बहुत ट्रिकी पॉइंट है। देखिए यहां पे लिखा है परचेज ऑफ डिफेंस गुड्स, तो कई सारे बच्चे सोचेंगे कि हम डिफेंस गुड्स तो हमारे एसेट होते हैं, जैसे हमने टैंक खरीद लिया, वेपन्स खरीद लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद ली, प्लेन खरीद लिए, शिप्स खरीद लिए। नहीं, वो सारे खर्चे अलग हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। यहां पे लिखा है डिफेंस गुड्स, या कई बार लिखा आ सकता है डिफेंस परचेज। तो ये खर्चे वो खर्चे हैं जो कि डिफेंस में हो रहे हैं बार बार, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, फ्यूल, है ना। ये सारे जो खर्चे होते हैं ना डिफेंस में, ये रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार होते हैं और किसी बैलेंस शीट पे असर नहीं डालते, एसेट एंड लायबिलिटी पे असर नहीं डालते। फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, कुछ भी खर्चे, मान लो वेजिटेबल्स वहां पे जा रही हैं, उनके अलावा उनके लिए फल जा रहे हैं डिफेंस वालों के लिए, आर्मी के लिए, तो ऐसे खर्चों को कंसीडर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में किया जाता है। ये बार बार होते हैं और कोई एसेट एंड लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक कॉमन खर्चा है जो सरकार करती रहती है, वो है सब्सिडी। सब्सिडी भी सरकार का कोई किसी तरीके की लायबिलिटी नहीं है। अगर गरीब इंसान, कोई भी गरीब लोग हैं या कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, सरकार उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देती है, उसे बोलते हैं सब्सिडी। और सब्सिडी सरकार की कोई लायबिलिटी कम नहीं कर रहा है, कोई एसेट्स को बढ़ा नहीं रहा है। आई होप सबको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। दीज आर द 4 पॉइंट्स। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, मतलब एक्सपेंडिचर्स विच ईदर क्रिएट एसेट, जो या तो एसेट्स बिल्ड कर रहा होगा, और रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को रिड्यूस कर रहा होगा। या तो एसेट बढ़ रहे होंगे, या तो गवर्नमेंट के एसेट बढ़ रहे हैं, और या तो गवर्नमेंट ने लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी होंगी, तो वो ट्रांजैक्शंस कैपिटल ट्रांजैक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल, पहला परचेज ऑफ एसेट, गवर्नमेंट ने एसेट परचेज किया तो खर्चा तो हुआ, पैसा गया, लेकिन एसेट बिल्ट हो गया, एसेट बढ़ गया। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या कई बुक्स में रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स भी लिखा हो सकता है। तो आपने जो उधार ले रखा था, गवर्नमेंट ने जो हमारी उधार ले रखा था, वो उधार गवर्नमेंट ने चुका दिया, तो क्या होगा, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। इस वाले में एसेट बिल्ट हो रहा था, क्लियर है। इसके अलावा
जो अभी यहां पे डिफेंस गुड्स पड़े थे, यहां पे आ जाएगा परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जैसे कि शिप, एयरक्राफ्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ट्रक्स, कोई भी ऐसे खर्चे जो कि एसेट को बिल्ड कर रहे होंगे गवर्नमेंट की, वो सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स में। आर्मी वालों के जो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो और कोई पॉइंट, हाँ एक पॉइंट और बच गया, वो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। मान लेते हैं उत्तराखंड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए दिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वो उधार में होगा तो गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, एसेट साइड में लिखेगी ना, उत्तराखंड का नाम लिख देगी एसेट साइड में कि उत्तराखंड ने हमारे से 1000 करोड़ रुपए लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहां पे एसेट बिल्ट हो रहा होगा, एसेट बढ़ रहा होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो गवर्नमेंट बजट बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर भी है, आपके फ्यूचर रिलेवेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप कभी इन्वेस्टिंग करने शुरू करोगे, बजट को देख करके इन्वेस्टिंग होती है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग डिसीजंस होते हैं वो आप थ्रू बजट ही कर पाते हो। जैसे कि सरकार कौन से सेक्टर में कितना पैसा अलॉट करने वाली है, उसके हिसाब से वो सेक्टर बूम करता है, सेक्टर तेजी से चलता है। इसलिए ये रियल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजट अगर आपने वैसे ही पढ़ लिया तो 4 जनों के सामने बोल तो पाओगे कि हमें बजट के बारे में ये पता है, हमें बजट के बारे में वो पता है, वरना ये सारी ट्रांजैक्शन एक टेक्निकल ट्रांजैक्शन है, जनरली आपको पता नहीं चलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर से जरूर इसे समझिए। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके आगे फिस्कल डेफिसिट्स या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट लेकर के आऊंगा। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं करते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की यही है। मैं वीडियोस बना रहा हूं, आप लोगों का काम है सब्सक्राइब करना, वीडियोस को वॉच करना, ये नहीं कि सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया या आधी वीडियो देख करके छोड़ दी। आप पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आप तुरंत उसे देख पाएं, समझ पाएं, पढ़ पाएं। थैंक यू सो मच।